आज हम शायरी के महासिन, मिसरा, शेर, बंद और मतला सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि मिसरा क्या होता है। मिसरा किसे कहते हैं, इसको हम एक मिसाल से सीखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास एक शेर लिखा हुआ है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का। शेर पढ़ते हैं। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। अब देखिए, इस शेर में कितनी लाइनें आपको नजर आ रही हैं? एक और ये दो। अब आप जब शेर लिखा हुआ होता है तो आप लाइनें नहीं कहते। जैसे मैंने अभी कहा ना कि इसमें कितनी लाइनें लिखी हुई हैं, दो। तो ये गलत है। ये लाइनें नहीं होती, ये जुमले नहीं होते। जब शेर का एक इस तरह से जुमले की बात होती है या एक लाइन की बात होती है, तो हम उसे लाइन या जुमला नहीं कहते, हम उसे क्या कहते हैं? मिसरा कहते हैं। तो शेर की लाइन या जुमले को, एक लाइन या एक जुमले को हम मिसरा कहते हैं। अगर उसको लाइन या जुमला कहा जाएगा तो वो गलत होगा। तो यानी ये इसका पहला मिसरा है। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, ये इसका पहला मिसरा है। और जो आगे लिखा हुआ है अगली लाइन पर, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, ये इसका दूसरा मिसरा है। तो हमने इसी तरह से अब बात करनी है कि हम शेर को लाइनें या जुमले नहीं कहेंगे, बल्कि शेर के मिसरे होते हैं। तो इसी तरह आप एक और बात भी यहाँ पर सीख लें कि पहले मिसरे को हम मिसरे ऊला भी कहते हैं, और इसको सिंपल पहला मिसरा भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर मिसरे ऊला लिखा होगा तो आपने घबरा नहीं जाना, पहले मिसरे को हम मिसरे ऊला भी कहते हैं। इसी तरह इसे हमने दूसरा मिसरा कहा था ना, तो दूसरे मिसरे को हम मिसरे सानी भी कहते हैं। दूसरा मिसरा सिंपल भी हम इसे कह सकते हैं और मिसरे सानी भी। तो ये तो होता है मिसरा। अब हम सीखते हैं कि शेर किसे कहते हैं। अब देखिए, पिछली मिसाल से ही समझते हैं कि ये हमने क्या कहा। ये एक मिसरा है, ये पहला मिसरा है, मिसरा ऊला है। इसको मैं दोबारा यहाँ पर शेर के नीचे भी इन्हीं दो मिसरों को लिखती हूँ। अभी हमने ये सीखा है ना कि ये पहला मिसरा है या मिसरा ऊला है, और ये दूसरा मिसरा है या मिसरा सानी है। अब जब ये दो मिसरे इकट्ठे लिखे हुए होंगे इस तरह से, और इनमें कोई एक ही मजमून बयान किया गया होगा, जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि हमारे दोस्त हमें नसीहतें करने लग गए हैं, हमारे नासे बन गए हैं, यानी हमें नसीहतें करने लग गए हैं। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, यानी कोई हमारे गम को समझ के हमें तसल्ली देने वाला होता, कोई हमारे दुख को दूर करने वाला होता। ये क्या कि हमारे दोस्त भी हमें नसीहतें करने लग गए हैं। तो ये एक ही मजमून बयान हो रहा है, दो मिसरे लिखे हुए हैं इकट्ठे। तो जब दो मिसरे इस तरह से इकट्ठे लिखे जाते हैं और उनमें कोई एक ही मजमून बयान किया जाता है, तो फिर हम ये नहीं कहते कि ये मिसरा ऊला है, ये मिसरा सानी है, ये पहला मिसरा लिखा है, ये दूसरा मिसरा लिखा है, या हम कहें कि ये दो मिसरे लिखे हैं। फिर हम ऐसे नहीं कहते, फिर हम कहते हैं कि ये एक शेर लिखा हुआ है। ठीक है। तो शेर के जब हम अलग अलग बात करेंगे अलग अलग लाइनों की, तो फिर हम लाइनें नहीं कहेंगे, फिर हम मिसरा कहेंगे। लेकिन अगर हम पूरे इस लिखे हुए की बात करेंगे जो इस तरह से लिखा हुआ होगा, तो फिर हम उसे ये नहीं कहेंगे कि दो मिसरे लिखे हुए हैं, हम कहेंगे ये एक शेर लिखा हुआ है। तो यानी शायरी में जब इस तरह एक जुमला, एक लाइन लिखी जाती है तो उसे हम मिसरा कहते हैं। जब इस तरह से दो मिसरे लिखे जाते हैं जो एक मुकम्मल मजमून बताते हैं हमें, उसे हम शेर कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि बंद क्या होता है। तो बंद हम कहते हैं जब दो से ज़्यादा मिसरे लिखे जाते हैं, या दो से ज़्यादा मिसरे मिलकर एक मजमून हमें बताते हैं, दो से ज़्यादा मिसरे हम इकट्ठे लिखते हैं, तो हम उसे बंद कहते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं अलामा इकबाल की एक नज़्म में से एक बंद आपके सामने लाई हूँ। इसे पहले पढ़ लेते हैं। हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक, ये खामोश फ़ज़ाएं, ये कोह, ये सहरा, ये समुंदर, ये हवाएं, थीं पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं, आईना-ए अय्याम में आज अपनी अदा देख। तो देखें कितने मिसरे हैं ये। एक मिसरा, ये दूसरा मिसरा, ये तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा, और ये
पांचवा मिसरा। तो यहाँ पे कितने मिसरे हैं? 5। तो जब दो मिसरे लिखे होते हैं इकट्ठे और एक मजमून बता रहे होते हैं तो हम उसे शेर कहते हैं। अब दो से ज़्यादा मिसरे लिखे हुए होंगे, चाहे वो 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, जितने भी, यानी दो से ज़्यादा होंगे, दो नहीं, दो से ज़्यादा, दो तो होंगे तो हम उसे शेर कहेंगे, दो से ज़्यादा होंगे तो हम उसे बंद कहेंगे, फिर हम उसे शेर नहीं कहेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है? अलामा इकबाल की नज़्म का एक बंद। अब यूँ नहीं कहेंगे कि ये अलामा इकबाल की नज़्म का एक शेर लिखा हुआ है, बल्कि हम कहेंगे अलामा इकबाल की नज़्म का एक बंद लिखा हुआ है। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम शेर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखें, इसको मैं मिटाती हूँ और आपको एक और चीज़ सिखाती हूँ। यहाँ पे आपने जब भी कोई शेर लिखना है तो शेर के शुरू में आपने ये वाली अलामत भी लिखनी है। ये बात आप जानते हैं, इस शेर को हम अलामत शेर कहते हैं, या आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे शेर लिखने से पहले आप अलामत शेर लगाते हैं, लेकिन बंद लिखने से पहले आप अलामत शेर नहीं लगाते, क्योंकि ये शेर तो नहीं है ना। तो आपने याद रखना है अलामत शेर सिर्फ इस तरह के दो मिसरों पर जो शेर होता है, यानी शेर होता ही दो मिसरों पे है, तो जो शेर होता है उसके शुरू में अलामत शेर आएगी, बंद के शुरू में नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम इसको शेर नहीं कहते, तो इसलिए अलामत शेर भी इसके साथ नहीं लगेगी। अब ये हमने पढ़ लिया बंद क्या होता है। अब हम सीखते हैं कि मतला किसे कहते हैं। मतला का लफ्ज़ निकला है तुलू से, और तुलू का मतलब होता है निकलना। जैसे हम कहते हैं ना, सूरज मशरिक से तुलू होता है, यानी मशरिक से निकलता है, तो ये तुलू होने से ही निकला हुआ बना हुआ लफ्ज़ है मतला। अब मतला हम किसे कहते हैं? नज़्म या गज़ल का पहला शेर। मतला होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो आपने ये याद रखना है कि हम शेर को मतला कहते हैं, हर शेर को नहीं कहते। कौन से शेर को कहते हैं? जो नज़्म या गज़ल का पहला शेर होता है उसको हम मतला कह सकते हैं, लेकिन हर पहले शेर को भी हम मतला नहीं कहेंगे। कौन से पहले शेर को मतला कहेंगे? जो हम काफिया और हम रदीफ होगा। ये दोनों शर्तें मतला होने के लिए ज़रूरी हैं। पहली शर्त ये कि वो शेर हो, गज़ल या नज़्म का पहला शेर हो, फिर वो हम काफिया हो, और अगर उसमें रदीफ मौजूद है उस शेर में या उस गज़ल में, नज़्म में, तो फिर वो हम रदीफ भी हो। तो ये शराइत होंगी तो हम उसको मतला कहेंगे। जैसे मीर तकी मीर की एक गज़ल के दो अशार मैं आपके सामने लाई हूँ। ये पहले दो अशार हैं मीर तकी मीर की गज़ल के। पढ़ते हैं। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। अब देखें, ये क्या है? इस गज़ल का पहला शेर है। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अब है तो ये गज़ल एक मीर तकी मीर की गज़ल है, उसका पहला शेर है। पहली शर्त तो पूरी हो रही है, शेर भी है और गज़ल का पहला शेर भी है। अब दूसरी शर्त क्या है? हम काफिया होना चाहिए, और अगर रदीफ मौजूद है तो हम रदीफ भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें रदीफ है या नहीं। इसके आखिर में है कर चले, और दूसरे मिसरे के आखिर में भी है कर चले। तो यानी बग़ैर तब्दीली के वही अल्फाज दोहराए जा रहे हैं दोनों मिसरों में। और अगले शेर के आखिर में, शेर के आखिर में, मिसरे के आखिर में नहीं, शेर के आखिर में लिखा हुआ है कर चले। तो यानी ये इस गज़ल का रदीफ ही है, कर चले। रदीफ हम उसे ही कहते हैं ना जो बग़ैर तब्दीली के शेर के आखिर में दोहराए जाएं जो अल्फाज। एक लफ्ज़ भी हो सकता है, ज़्यादा, एक से ज़्यादा अल्फाज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं, कर चले, कर चले। तो देखिए पहला शेर क्या है? पहला मिसरा भी कर चले पे ख़त्म हो रहा है, दूसरा मिसरा भी कर चले पे ख़त्म हो रहा है, यानी हम रदीफ है पहला शेर। दोनों मिसरे हम रदीफ शेर कैसे होगा? जिसके दोनों मिसरों में रदीफ इस्तेमाल हुआ होगा। तो इस शेर के भी दोनों मिसरों में रदीफ इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये हम रदीफ है। अब रदीफ से पहले काफिया होता है, तो पहले शेर में क्या है? काफिया सदा। माफ़ कीजिएगा, पहले मिसरे में काफिया क्या है? सदा। दूसरे मिसरे में क्या है? दुआ।
یعنی پہلا شعر ہے غزل کا، ہم ردیف بھی ہے، صدا دعا، ملتی جلتی آواز والے الفاظ یعنی ہم قافیہ بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ساری شرائط جو مطلع ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ اس شعر میں موجود ہیں، اس لیے ہم اس کو اس غزل کا مطلع کہیں گے، کیونکہ یہ غزل کا پہلا شعر بھی ہے، ہم قافیہ بھی ہے اور ہم ردیف بھی ہے، اس لیے یہ مطلع کہلائے گا. آج ہم نے شاعری کے محاسن، مصرع، شعر، بند اور مطلع سیکھا ہے.